नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं सभी के हालचाल एकदम शानदार होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। राजस्थान एग्जाम्स में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां अभी करंट में आई हुई है। जैसे ही ये वैकेंसियां कंप्लीट होगी उसके बाद में आपके सामने टीचर्स की वैकेंसियां, वीडियो पटवार, इनकी वैकेंसियां भी बहुत जल्द आने वाली है। तो राजस्थान एग्जाम्स में 2026 और इससे पहले 2025 में भी एक तरीके से भर्तियों के लिए पिटारा खोला है। बहुत बच्चे जॉब लगे हैं और बहुत बच्चे अब 2026 में जॉब लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनकी वजह से मेहनत करने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मैंने इससे पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक स्टूडेंट की 3 गलतियां बताई। ऐसी गलतियां मतलब वो गलतियां नहीं जो मतलब थंबनेल तो बनवा दिया साहब की, और इस थंबनेल को देख के बच्चे देखने के लिए भी आए करो यार ऐसा क्या गलती है, और लास्ट में जाकर अंदर वही मिलता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। बट मैंने पिछली जो स्टूडेंट की 3 गलतियां बताई है, वो गलतियां सुन के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मैसेज डाला है, कमेंट किया है कि सर वास्तव में ये हमारी गलतियां हैं और हमें आज तक एहसास नहीं हुआ कि ये हम गलती कर रहे हैं और इसकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं। और आज मैं वैसे ही चयन बोर्ड की 3 बड़ी गलतियां बता रहा हूं जो अगर नहीं सुधरी तो मेहनत करने वाले बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होना तय है। और वो गलतियां क्या है, और ये ऐसी गलतियां दोस्तों जो सुधरनी जरूरी है, और अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर उसका नुकसान हमें है। और जब तक इनमें सुधार ना हो हम आवाज उठा सकते हैं, ठीक है, सुधार हमारे हाथ में नहीं है। जब तक सुधार ना हो तब तक अपने को इसका अल्टरनेट लेकर इन गलतियों का समाधान लेकर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। चलिए साहब मैं चलता हूं सबसे पहली गलती पे। सबसे पहली गलती चयन बोर्ड की जो पेपर बनाते टाइम करते। अब पेपर बनाते टाइम करते हैं तो बच्चे के दिमाग में आ जाता है अरे यार अभी वही नहीं। मैं ऑथेंटिक बात करूंगा। देखो मेरे भाई, आजकल क्या है, एक ट्रेंड चल गया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का पेपर हो, सबसे पहले पेपर टाइप होता है इंग्लिश में। सबसे पहले पेपर की जो टाइपिंग होती है ना स्टार्टिंग में, पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा का पूरा पेपर टाइप होता है। और ये वाली जो गलती है ना, ये वाली एरर, ये सबसे ज्यादा नुकसान देगी किसके लिए? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये गलती हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो ये मान लो कि ये श्राप है। ये बहुत ज्यादा पीड़ित है हिंदी मीडियम के बच्चे इस गलती से। सबसे पहले पेपर टाइप होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये एक अच्छी पहल भी की गई है एक तरीके से, क्योंकि पहले अपने को क्या करना पड़ता था, आज के 5 साल पहले जब अपन कोई फॉर्म भरते थे तो फॉर्म में ही अपने को चॉइस पूछी जाती थी कि आप पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहोगे कि हिंदी में, मतलब मीडियम चूज करना पड़ता था। आजकल वो नहीं है। आजकल क्या किया गया, उस पहले वाली गलती को सुधारकर गवर्नमेंट ने या चयन बोर्ड ने हर क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में देने लग गया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इस अच्छी चीज को भी सही ढंग से लागू किया जाता तो ये बच्चों के लिए और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। अब इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर टाइप होता है, फिर उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी से। लेकिन मेरे हिसाब से चयन बोर्ड के पास या तो पैसों की कमी है या फिर हिंदी के विशेषज्ञों की कमी है। भारत में हिंदी के विशेषज्ञों की कमी है कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन जो है ना, वो हिंदी में ट्रांसलेशन सही तरीके से सही मायने में देखा जाए तो मुझे बताओ ट्रांसलेशन कौन करना चाहिए? हिंदी का कोई टीचर या कोई स्पेशलिस्ट करना चाहिए जो इस इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी भाषा में लिख सके। क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स का कई ऐसे हिंदी के वर्ड होते हैं जिनका इंग्लिश में कोई औचित्य नहीं है, और कई इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हिंदी में कोई औचित्य नहीं है। लेकिन टीचर जब बैठेगा तो उसको अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखेगा कि वो बच्चे के समझ में आए, अपनी लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड हो।
लेकिन भाई साहब इसका ट्रांसलेशन या तो पैसे बचाने के लिए जैन बोर्ड ऐसा कर रहा है, और या वास्तव में हिंदी के टीचर ही नहीं है, जबकि दूसरा वाला तो आपको भी पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदी के टीचर ना हो। पैसे बचाने के लिए ये भाई साहब गूगल देवता से ट्रांसलेट करवाते हैं। यही सबसे बड़ी चीज है, ये गूगल देवता से ट्रांसलेट करवाते हैं। सब मानते हैं कि गूगल से तो बड़ी कोई चीज ही नहीं है, जबकि गूगल में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। सब गूगल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिस शब्द का गूगल को मीनिंग नहीं पता ना, वो उसका भी आपको मीनिंग बता देगा तोड़ मरोड़ के, कैसे भी करके। और गूगल हमेशा सर्च करता है इस चीज को। जैसे आप ये देखते हो, आप एक काम करो, कभी भी सोशल मीडिया पे एक जैसी कोई चीज को 2-4 बार देख लो, फिर आपके माइंड के साथ ऐसा गेम खेला जाता है कि आप अगली बार देखोगे ना, आपको वही वो चीजें सामने आएगी। मतलब ये माइंड गेम है, वो सर्च करता है कि आपको ज्यादा क्या पसंद है। जैसे वोडाफोन कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या किया था, एक वो कौन सा बुलडॉग टाइप का सा कुत्ते की फोटो लगाते थे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना वोडाफोन वाला कुत्ता, तो उस कुत्ते की फोटो आ जाती है, जबकि हकीकत में वो वोडाफोन वाले का कुत्ता थोड़ी है यार, है ना। और 2018, 19, 20 तक अपन गूगल के ऊपर पप्पू सर्च करते थे तो अपने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की फोटो आ जाती थी। जबकि ये चीज पे गवर्नमेंट के कितने पैसे लगे होंगे वो तो वही जानते हैं, उनको पप्पू घोषित करने के लिए। लेकिन ज्यादातर ये चीजें, और गूगल ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है इन चीजों का कि इंग्लिश में पेपर टाइप होके हिंदी में लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, तो ऐसे शब्द जो इंग्लिश के शब्द गूगल के समझ में नहीं आते, उनको हिंदी में ट्रांसफर करते टाइम, ट्रांसलेट करते टाइम वो कुछ और ही लिख देता है, या फिर कई बार इंग्लिश की लैंग्वेज को ही सेम टू सेम हिंदी में ट्रांसफर कर देता है, ऐसा कैसा हिंदी में लिख देता है। और ये बहुत सारी एग्जाम में ये हुआ है। तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसको? तैयारी करने वाले बच्चे को। वो बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है तो वो तो हिंदी में उस शब्द को पढ़ पाएगा, लेकिन उसके सामने शब्द ही ऐसा उठपटांग आएगा कि वो बेचारा क्या पढ़ लेगा। जैसे मैं आपके सामने 2 प्रूफ भी रख देता हूं इस चीज के। ये आरएसएसबी एलडीसी 2024 11 अगस्त को जो एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चन पूछा था। आरएसएसबी एलडीसी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 मीडियन माइनस मोड। ये पूछा था ऑफ द डाटा 5, 3, 8, 11, 13, 8, 19 और 24। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता तो सही तरीके से क्या ट्रांसलेट होता? 2 गुणा माध्यिका, है ना, या माध्यक कह सकते हो आप इसको, माध्यिका कह दो, माध्यक कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 गुणा माध्यक माइनस मोड यानी बहुलक। अब अगर इसको हिंदी में इस तरीके से ट्रांसफर करके दिया जाता कि ये डाटा 5, 3, 8, 11, 13, 8, 19, 24 का के लिए 2 गुणा माध्यक माइनस बहुलक का मान क्या होगा, तो हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को करके आ सकता है, क्योंकि इनका माध्यक और बहुलक ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साहब फिर देखिए गूगल देवता का ट्रांसलेशन देखो आप। डेटा 5, 3, 8, 11, 13, 8, 19, 24 में से 2 माध्यिका, कोष्टक में लिखा मीडियन माइनस मोड का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ हिंदी मीडियम का बच्चा क्या समझेगा इस चीज को? या तो उस हिंदी मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में इनका मतलब पता होना चाहिए, यानी वो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में जाकर पढ़ ले और पढ़कर ये पता कर ले कि इसने क्या पूछा है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ हिंदी मीडियम आती है और उसको ये क्वेश्चन आता है लेकिन चयन बोर्ड की इस गलती की वजह से, ये गूगल देवता के ट्रांसलेशन की वजह से, उस बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या पूछना चाह रहा है। एक तो सबसे बड़ी गलती ये है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में तैयारी नहीं करके, आज के टाइम में नौकरी बहुत बड़ी जरूरत है भाई, इसलिए जहां से जो कुछ पढ़ने को मिले सब कुछ पढ़ो, और जो गलतियां, जो कमियां आपकी रह रही है उनको सुधारने की कोशिश करो। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक मेरी नजर में सिर्फ एक ही है, क्योंकि भाई साहब चयन बोर्ड तो पता नहीं कब करेगा कब नहीं करेगा, कब हिंदी का विशेषज्ञ बिठा के ट्रांसलेशन करवाएगा। लेकिन तब तक के लिए इसका एक अल्टरनेट उपाय यही है कि आप मेन वर्ड्स के जो भी मेन पॉइंट होते हैं, जो हेडिंग्स होती है, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ध्यान रखो कि इन शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इसके एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि कई बार कोई क्वेश्चन क्या होता है कि हिंदी में गलत छपा हुआ होता है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में सही है
तो अगर आप उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराओगे ना, तो उस क्वेश्चन को मे बी पॉसिबल डिलीट ना किया जाए, क्योंकि उसके पीछे ये तर्क कई बार दिया जा चुका है पहले की एग्जाम्स में भी कि इंग्लिश में क्वेश्चन बिल्कुल सही छपा हुआ है, और हो सकता है डिलीट कर भी दे, लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा हो गया कि इंग्लिश में सही और हिंदी में गलत हो, तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को प्रायोरिटी पे मान के उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जाता। इसलिए मेन वर्ड्स आप इनके इंग्लिश में ध्यान रखें, ताकि आगे से आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन पशु परिचर एग्जाम में पूछा हुआ है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पटक सकता हूं भाई ऐसे, लेकिन मुझे कम से कम टाइम में इस वीडियो में आप तक मेरी बात पहुंचानी है, ठीक है। अब ये पशु परिचर में पूछा, पशु परिचर में ये पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पहला गवर्नर कौन था, ठीक है। अब गवर्नर, जिस बच्चे को इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों आते हैं वो बच्चा समझ जाएगा गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, कि इनमें से राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था। अब भाई साहब गूगल देवता का ट्रांसलेशन देखिए आप, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे। अब हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं समझ पाएगा कि राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। अब गूगल की यह बात समझ में नहीं आई कि गवर्नर का मतलब क्या है, तो गवर्नर को हिंदी में गवर्नर ही छाप दिया। और ये एग्जाम में मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से यह सुना है कि गुरुजी हमने तो गवर्नर नाम पढ़ा ना, तो गवर्नर नाम पढ़ते ही जेब में से नोट निकाल लिए, क्योंकि एग्जाम में पैसे ले जाने की अनुमति तो है ही है। नोट निकाल दिए कि अभी कोई नया नोट मिल जाए, कोई लेटेस्ट नया नोट आया हुआ, तो उसके ऊपर अभी वाले गवर्नर के साइन मिलेंगे। जबकि उन्होंने ये नहीं देखा, क्योंकि यार इतना दिमाग किसका काम करता है कि राजस्थान का गवर्नर पूछा है, और बच्चा ये क्यों सोचेगा कि राजस्थान में भी गवर्नर है। वो तो ये की बात सोचेगा कि इंडिया में तो एक ही गवर्नर है, आरबीआई बैंक का। और कईयों के पास नए नोट मिल गए, लेकिन इन ऑप्शन में से भी नहीं था। तो इसलिए बाहर आके ये कहा कि यार ये गवर्नर वाला क्वेश्चन क्या है, गवर्नर वाला क्वेश्चन क्या है। फिर जाके उनको ये पता लगा कि गवर्नर को इंग्लिश हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। ये गूगल देवता की गलती की वजह से कई सारे बच्चों का भविष्य यहां खराब हुआ। पहली गलती तो ये है, और ये गलती हर एग्जाम में हो रही है, इसलिए इस गलती से बचने का ये इलाज है। अभी भी समय रहते हुए आप मेन हेडिंग, मेन पॉइंट्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जरूर पढ़ लें। पहली रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे ये है, ठीक है। अब ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, फिर दूसरी वाली गलती पे आता हूं। आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए जो 5 जुलाई को एग्जाम निर्धारित है, 10,644 पोस्ट, 5,93,000 फॉर्म भरे हुए हैं। उन बच्चों को मैंने मेरी तरफ से एक फ्री में सौगात दी है। एक तो मैं हर संडे को सुबह 10 बजे आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं मैथ्स की। हर संडे को सुबह 10 बजे मैथ्स का पेपर अपलोड करता हूं, 50 क्वेश्चन का, और वो भी एलडीसी का जैसा पेपर पैटर्न होना चाहिए वैसा। और टेस्ट पेपर देख के उनका एनालिसिस करके ही नौकरी लग सकते हो, बाकी आप केवल पढ़ने से नौकरी नहीं लगोगे। जब तक एग्जाम होने तक आप उस रिलेटेड एग्जाम के कम से कम फुल पैटर्न पे 20 से 25 पेपर नहीं दे सकते, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सिलेक्शन वाला। और ये मैंने बिल्कुल फ्री दिए हैं, जिनके सैकड़ों रुपए भी वसूल कर रहे हैं लोग, मैंने बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। और 5 पेपर करवा चुका हूं अभी तक। हर संडे को सुबह 10 बजे पेपर अपलोड करता हूं, 5 पेपर करवा चुका हूं। 5 पेपर का YouTube के ऊपर सॉल्यूशन करवाता हूं, YouTube के ऊपर उसका सॉल्यूशन डालता हूं, ताकि बच्चे क्वेश्चन का एनालिसिस कर सके, या बच्चे ये देख सके कि मैंने इस क्वेश्चन को कर तो लिया लेकिन मेरा बहुत लंबा सॉल्यूशन हो रहा है, तो सर ने कैसे अप्रोच से इस क्वेश्चन को करवाया। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 75 मिनट का टाइम, और इस पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ डालता हूं टेलीग्राम पे। एक तो ये बिल्कुल फ्री चीज दे रहा हूं, आज ही मैथ्स वेव की प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन के ऊपर ये टेस्ट हो रहा है, और उसमें फ्री टेस्ट के फोल्डर में जाओगे तो वहां पर आपको आरएसएसबी एलडीसी के ये पेपर्स दिख जाएंगे। एक मैंने दे रखा है बिल्कुल फ्री बैच, केवल 15 क्लास का, और उस बैच में सिखाई है मैंने अप्रोच। जैसे ही प्ले स्टोर से मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फ्री कोर्सेज में जाओगे, आपको ये अप्रोचेबल बैच दिखेगा, जिसमें मैंने आज के टाइम की सिलेक्शन की और एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी जरूरत को पे काम किया है। क्लिक द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर आंसर कैसे पता करते हैं, इसके ऊपर काम किया है। और ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन, लंबी से लंबी कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में कैसे निपटा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री दिया गया है। और आज के टाइम अगर कोई बच्चे को ये चीज नहीं आती ना, तो भाई सिलेक्शन उससे उतना ही दूर है जितना कौन दूर है, जितने आपके ड्रीम, आपके सपने और घर वालों की आशाएं आपसे दूर है। ये पेड कोर्सेज है, लिमिटेड कोर्सेज है। आरएसएसबी एलडीसी 2026
कंप्लीट मैथ्स 50 क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो जीके का 10 क्वेश्चन का पोर्शन होता है, ये 60 क्वेश्चन का पूरा बेस 299 रुपए में। आरएसएसबी एलडीसी कंप्लीट मैथ्स अर्थमेटिक एडवांस जिसके 49 क्वेश्चन आते हैं 249। आरएसएसबी एलडीसी केवल एडवांस मैथ जिसके एलडीसी में लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं केवल 199। सीईटी फाउंडेशन कंप्लीट मैथ्स 199। ठीक है, और इसमें भी भाई क्लास चलती है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, कोई पुराना रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं है, अभी लेटेस्ट कंटेंट अपलोड हो रहा है। और उसमें भी एक चीज ये है, आज तक आपने कभी भी एप्लीकेशन पे एक चीज देखी होगी, पूरे बैच की 2-3 क्लास फ्री देखने को मिलती है कि 2-3 फ्री क्लास देख लो और फिर कोर्स परचेज करो। मैंने हर टॉपिक की 2-2, 3-3 क्लास फ्री डाली है, हर टॉपिक की। आप हर टॉपिक की फ्री क्लासेस को देखकर फिर जज कीजिए कि मेरे लिए ये कोर्स सूटेबल है या नहीं है। अब कोई बच्चा फुल फाउंडेशन पढ़ना चाहे तो एक रामानुजन बैच है जो कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस ऑल कंपटीशन के लिए 499, कंप्लीट अर्थमेटिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 299, कंप्लीट एडवांस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 299 रुपए। ये कोर्सेज है, आज ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए डेली शाम को 8 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रैक्टिस सेशन चलता है, लाइव सेशन चलता है 8 बजे डेली, जिस पर एडवांस मैथ्स में अभी प्रैक्टिस चल रही है। अब आ जाते हैं साहब गलती नंबर 2। ये दूसरी गलती है ना, ये भाई साहब बहुत बड़ी गलती है और इसकी वजह से बच्चे काफी परेशान हैं। दूसरी गलती है सिलेबस। सिलेबस का क्या है? सिलेबस जारी तो कर दिया जाता है एग्जाम का, लेकिन सिलेबस को फॉलो नहीं करते। अब आप मान लो कि आपको यह कहा गया कि साहब इस वैकेंसी में मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप अपने माइंड की स्ट्रेटेजी 20 क्वेश्चन के अनुसार लेके इसको प्रिपेयर करके चलोगे, जबकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ गए 30। या आपने साहब, आप राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में कहीं पर भी इंडिया जीके का कोई रोल ही नहीं है, इंडिया या वर्ल्ड का जीके सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया हुआ है, जबकि एग्जाम देने गए तो आपको 25-25 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड जीके के मिल गए। और ये एलडीसी 2024 की एग्जाम में हुआ है, मैथ्स के 50 क्वेश्चन दिखा रखे थे, क्वेश्चन पूछे 41। इंडिया और वर्ल्ड का जीके का कहीं नामो निशान नहीं था, जहां से 22 क्वेश्चन तो केवल जियोग्राफी में पूछ लिए गए थे आउट ऑफ सिलेबस। और ये हर एग्जाम में हो रहा है। और जब इसके ऊपर पुरजोर तरीके से आंदोलन किया गया था, उस टाइम ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं भी एक इंस्टीट्यूट से जुड़ के उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। जब लास्ट में आलोक राज जी के पास गए तो उन्होंने ये जवाब दिया, पहली से 12वीं तक पढ़ाई नहीं करी क्या आपने, इसलिए सिलेबस क्या होता है, जो कुछ है सब पढ़ लो। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सारी किताबें ले आओ, अपने घर में भर लो और दिन रात बस पढ़ते रहो, पागल बन जाओ। भाई सिलेबस का फिर मतलब क्या, फिर सिलेबस जारी मत करो, है ना। फिर तो ये कह दो कि कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। सिलेबस अगर दे दिया जाता है तो बच्चा एक दायरे में आ जाता है कि मुझे इतना ही पढ़ना है। और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया तो फिर बच्चा के कैरियर खराब है, और तैयारी करने वालों का खराब है भाई, और का तो क्या खराब होगा। जो टाइम पास कर रहे हैं नॉर्मली, जिन्होंने फॉर्म भरा, एग्जाम देने चले गए, या केवल फॉर्म भरा, तैयारी करी नहीं यार, टाइम पास के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या बिगड़ेगा, उनका तो उल्टा फायदा है, क्योंकि वो भी उन बच्चों की कंपटीशन में जा रहे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, वो भी उनके इक्वल जाके बैठ जाएंगे, है कि नहीं है। तीसरा, एक इसके अंदर ही है ना सिलेबस वाले में, जैसे किसी भी एग्जाम का जो लेवल होता है ना, उस एग्जाम के उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। आप देखते होंगे कई बार तो किसी एग्जाम में इतने भयंकर सवाल पूछ लेते हैं कि उनका टीचर सॉल्यूशन तक, आंसर की तक नहीं बना पाते, जबकि उसके एग्जाम का वो लेवल ही नहीं है, सीटें खाली चली जाती है, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता बच्चों से। और कई बार इतना टुच्चा पेपर बना देते हैं कि उस टुच्चे पेपर में मैं तो ये कहूंगा साहब घोड़े और गधे बराबर हो जाते हैं। मतलब दिन रात मेहनत करने वाले बच्चे और सिर्फ फॉर्म भरने वाले बच्चे सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल पढ़ के तो सारे ही जाएंगे। लास्ट में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 15 दिन एग्जाम के बच्चे के साहब अब 15 दिन बच्चे मैं तैयारी करूंगा, छोटी छोटी सीरीजें, छोटी छोटी किताबें लेके आते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं, वो पढ़ के जाते हैं। और जो बच्चा 18 घंटे रोज से पिछले 12 महीने से पढ़ रहा है और जो सिर्फ 15 दिन पढ़ के गया, वो बराबर हो जाते हैं। इसलिए सिलेबस डालो तो सिलेबस को फॉलो करो। दूसरी बात, उस एग्जाम के लेवल के ऊपर पेपर बनाओ, जो लेवल उस एग्जाम का होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, ठीक है। और तीसरी गलती, ये तो गलती नहीं भाई साहब, मैं तो अभिशाप मानता हूं इसको, और इस अभिशाप ने कईयों को बर्बाद किया है, कईयों को आबाद कर दिया। आबाद उनको किया है जिनका पढ़ने से कोई लेना देना नहीं था। नॉर्मलाइजेशन, अगर बहुत किसी वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्म भर दिए जाते हैं तो एक शिफ्ट में केवल एग्जाम नहीं करवाई जा सकती, एग्जाम करवाई जाती है 5-7 शिफ्ट में।
नॉर्मलाइजेशन 5-7 शिफ्ट के ऊपर ही लागू होता है। अब जैसे मान लो कि 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हो गया, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो अब उन पेपर में ये तो है कि पेपर का कोई पेपर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से अच्छे बन जाते हैं, कोई पेपर में नॉर्मल बन जाते हैं। तो फिर जिस पेपर, मान लो कि जिस शिफ्ट में पेपर टफ बन गया और किसी एक शिफ्ट का पेपर नॉर्मल बन गया, तो फिर टफ वाला जो पेपर है उसका नॉर्मलाइजेशन करके, यानी इनके नंबर कम, इनके नंबर बढ़ाकर उनको नॉर्मल वालों के बराबर लाया जाता है। यह नॉर्मलाइजेशन का सबसे मतलब मेन, छोटी सी बात में खत्म करूं तो यह है कि उनमें से सबसे लोअर पेपर किसका हुआ उसके इक्विवेलेंट ले जाके सब बच्चों को रखना है। लेकिन मैं अगर एग्जाम जाऊं पशु परिचर की एग्जाम पे, तो पशु परिचर की एग्जाम में 6 शिफ्ट में पेपर हुआ और 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ, तो उसमें से कहा पहली और दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था, 5वीं शिफ्ट 6ठी शिफ्ट का पेपर टफ माना गया, पहली दूसरी शिफ्ट का पेपर नॉर्मल माना गया, जबकि मुझे उनमें कोई खास फर्क नहीं दिखा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, 5वीं और 6ठी शिफ्ट में जिनके नंबर थे उनको 25-25 नंबर प्लस कर दिए, और पहली दूसरी शिफ्ट में जो बच्चे थे उनके 10-10, 8-8, 7-7 नंबर माइनस कर दिए। यानी कहां 25 नंबर प्लस और कहां 10 नंबर माइनस। नॉर्मलाइजेशन में 35-35 नंबर का गैप। यार कोई एग्जाम है ये? ऐसा कौन सा नॉर्मलाइजेशन है? और ऐसा तो कोई पेपर का लेवल ही नहीं था कि इतना ज्यादा फर्क पड़े। और अगर इतना ज्यादा फर्क है तो आप इतना ज्यादा फर्क वाला पेपर बनाते क्यों भाई? पेपर का लेवल एक जैसा ही रखो ना, ताकि नॉर्मलाइजेशन बहुत कम हो। 2-4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन चलता है, 35-35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं चलता है। और इसीलिए मैंने इस बार देखा पशु परिचर के एग्जाम में जिन बच्चों ने 10 साल पहले, 5 साल पहले किताबें छोड़ दी थी, जो काम धंधा करने लग गए थे, वो नौकरी लग गए भाई साहब इस बार। और जो दिन रात जिन्होंने तैयारी करी वो पशु परिचर जैसी एग्जाम में वो पीछे रह गए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन उनको खा गया। ये 3 बड़ी गलतियां जो चयन बोर्ड की तरफ से मुझे आभास होता है पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, और ये बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन चलो ठीक है, अभी की बात करूं मैं, आगे में ही आपके जो वैकेंसी आ रही है उनमें तो नॉर्मलाइजेशन जैसा पंगा होगा नहीं, क्योंकि एक ही एक दिन में एग्जाम कंप्लीट करवाई जा सकती है आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसमें फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन का पंगा आपको मारेगा, ठीक है। दूसरी बात, सिलेबस फॉलो नहीं करने वाला। तो अभी की कुछ 2025 के एग्जाम्स का एनालिसिस करूं तो कुछ हद तक पेपर को फॉलो किया भी गया है, ऐसी बात नहीं है नहीं किया गया। लेकिन जो सबसे पहली प्रॉब्लम है ना टाइपिंग वाली, वो तो भाई साहब प्रॉब्लम है ही है, उसका समाधान आपको ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता चयन बोर्ड उसका कोई समाधान करेगा। तो ये मुझे जो आपको गलतियां लग रही थी आपसे मैंने अवगत करवा दिया। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।